नमस्कार। आज हम यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 का जीएस पेपर सेकंड का हल देखेंगे। इसके पहले हम निबंध हिंदी और जीएस पेपर 1 कवर कर चुके हैं। उसे देखने के लिए आप विद्या संकल्प बाई एमके सर के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहां से देख सकते हैं। आज हम इस पेपर को देखेंगे। इसे हम 2 भाग में कवर करेंगे, जिसमें पहला भाग पार्ट 1 तथा दूसरा भाग पार्ट 2 के रूप में रहेगा। तो आइए देखते हैं। जीएस पेपर सेकंड, जनरल स्टडी पेपर सेकंड। पहला प्रश्न आया था, संविधान सभा की संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर हमें 125 शब्दों में लिखना था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। संविधान सभा की स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 प्रांतीय विधानमंडलों से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमीशन क्षेत्रों से थे। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार के कारण सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 हो गई थी। संविधान सभा में विभिन्न समितियां गठित की गई, जैसे प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में, जो संविधान निर्माण में प्रमुख थी। यह संविधान बनाने के साथ साथ 26 जनवरी 1950 तक अस्थायी संसद का कार्य भी करती रही। इसमें सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिससे यह एक समावेशी और लोकतांत्रिक निकाय बना रहा। प्रश्न सेकंड था, भारत के विकास में नीति आयोग की भूमिका लिखिए। 125 शब्दों में लिखना है। तो देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। इसका उद्देश्य भारत के सतत और समावेशी विकास हेतु सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना है। यह केंद्र और राज्यों के बीच नीति निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करता है। नीति आयोग का प्रमुख कार्य लॉन्ग टर्म रणनीति और विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना है। यह डेटा आधारित नीति सलाह और राज्यों की आवश्यकता के अनुसार विकास योजनाएं देता है। उदाहरण स्वरूप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कार्यक्रम, अटल इनोवेशन मिशन और एसडीजी इंडेक्स के माध्यम से विकास को मापा जाता है। नीति आयोग के एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है और सरकारी नीतियों में सुधार हेतु शोध और सुझाव देता है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। राज्यसभा की विशेष विधायी शक्तियाँ क्या हैं? विवेचन कीजिए 125 शब्दों में। उत्तर इस प्रकार से है। राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन है, जिसे कुछ विशेष विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करे कि किसी राज्य विषय पर कानून बनाना राष्ट्रीय हित में है, तो संसद को उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना हेतु अनुशंसा कर सकती है। आपातकालीन परिस्थितियों में राज्यसभा की सहमति से संसद राज्यों के विषय पर कानून बना सकती है। हालांकि विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा का वर्चस्व होता है, परंतु इन विशेष परिस्थितियों में राज्यसभा का निर्णय निर्णायक होता है। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित करता है? मूल संरचना सिद्धांत के महत्व पर चर्चा कीजिए। भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रावधान करता है, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति व सेवा शर्तें संविधान द्वारा निर्धारित हैं। ये कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हैं और उन्हें केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। वेतन व भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। न्यायिक और समीक्षा की शक्ति से न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका की कार्यों को नियंत्रित कर सकती है। मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की स्थापना केशवानंद भारती के 1973 में हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। यह सिद्धांत न्यायपालिका की स्वतंत्रता व संविधान के मूल्यों की रक्षा करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
गरीबी उन्मूलन हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के योगदान की समीक्षा कीजिए। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एक महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है जो गरीबों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान करता है। यह गरीबी उन्मूलन में सहायक सिद्ध हुआ है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पीडीएस को कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ, जिससे लक्षित लाभार्थियों को मासिक खाद्यान्न की गारंटी मिली। पीडीएस ने खाद्य सुरक्षा, कुपोषण की रोकथाम और सामाजिक स्थिरता में योगदान दिया है। हालांकि इसमें लीकेज, फर्जी राशन कार्ड और वितरण में भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां भी हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाएं पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक हो रही हैं। कुल मिलाकर पीडीएस गरीबी घटाने में एक प्रभावी साधन के रूप में सिद्ध हुआ है। ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों की क्या भूमिका है? उत्तर: स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और सामाजिक विकास के प्रमुख उपकरण हैं। ये समूह 10-20 सदस्यों के छोटे संघ होते हैं जो आपसी सहयोग से छोटी बचत करते हैं और ऋण उपलब्ध कराते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं और उन्हें स्वरोजगार जैसे पशुपालन, हस्तशिल्प और कृषि आधारित उद्यमों में जोड़ते हैं। सरकारी योजनाओं जैसे NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण मिलता है। इनकी सफलता से महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है और पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ी है। कुल मिलाकर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs ग्रामीण विकास को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर मजबूत आधार प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारतीय प्रशासनिक विकास में नागरिक समाज की भूमिका का परीक्षण कीजिए। नागरिक समाज सिविल सोसाइटी प्रशासन को उत्तरदायी, पारदर्शी और समावेशी बनाने में सहायक होता है। यह सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। NGOs, CBOs, मीडिया, स्वैच्छिक संगठन आदि इसके अंग हैं। ये संगठन जन भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, सरकारी योजनाओं की निगरानी करते हैं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनमत बनाते हैं। RTI आंदोलन, सूचना का अधिकार अधिनियम व पर्यावरण आंदोलनों में नागरिक समाज की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पिछले कुछ वर्षों में प्रशासनिक सुधारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में नागरिक समाज ने नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग दिया है। इस प्रकार यह लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत मालदीव संबंध परस्पर हितों से जुड़े हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार से है, भारत और मालदीव के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत मालदीव का सबसे बड़ा विकास भागीदार है। वह शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण में सहायता करता रहा है। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में भारत ने त्वरित सैन्य सहायता देकर मालदीव की संप्रभुता की रक्षा की थी। भारत नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीति के अंतर्गत मालदीव को प्राथमिकता देता है। हालांकि हाल के वर्षों में चीन की बढ़ती उपस्थिति ने द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा किया, फिर भी रणनीतिक और सामुद्रिक सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग जारी है। द्विपक्षीय हितों की मजबूती से ही यह साझेदारी टिकाऊ बनती है। प्रश्न नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सांगठनिक संरचना और पोषण कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर इस प्रकार से है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इसकी संरचना में 3 प्रमुख अंग हैं: वर्ल्ड हेल्थ असेंबली नीति निर्माण, दूसरा कार्यकारी बोर्ड नीतियों को लागू करना और तीसरा सचिवालय दैनिक संचालन। WHO वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान, महामारी प्रबंधन, टीकाकरण अभियान, पोषण सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा में योगदान देता है।
कोविड-19 महामारी के दौरान WHO ने वैश्विक दिशा निर्देश और सहायता प्रदान की। पोषण के क्षेत्र में यह ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट प्रकाशित करता है और बच्चों में कुपोषण हटाने हेतु अनेक कार्यक्रम चलाता है। प्रश्न नंबर 10 है, दक्षिण पूर्व एशिया की ओर भारत की क्षेत्रीय नीतियों की विवेचना कीजिए। उत्तर इस प्रकार से, भारत की दक्षिण पूर्व एशिया नीति लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 शुरू हुई थी, जिसे 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में परिवर्तित किया गया। इसका उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करना है। भारत ने म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों के साथ रक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी जैसे भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाया है। क्वाड जैसे मंचों पर भागीदारी से भारत की रणनीतिक उपस्थिति मजबूत हुई है। यह नीति चीन के प्रभाव को संतुलित करने, पूर्वोत्तर भारत के विकास और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक है। इस प्रकार भारत की क्षेत्रीय नीति आर्थिक समृद्धि और सामरिक संतुलन का यथार्थ प्रयास है। प्यारे साथियों, शुरू में हमने बोला था कि इसे हम 2 भाग में कवर करेंगे। तो हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक पार्ट 1 में कवर किया। इसके आगे हम अगले भाग में पार्ट 2 में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।